नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर एबीपी रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत एक अहम खबर के साथ करेंगे। मोदी सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए 7 प्रतिनिधि मंडल भेजने का ऐलान किया गया है, जिसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कौन से नेता करेंगे और ये प्रतिनिधि मंडल कौन कौन से देश में जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक पर चोट करने के बाद अब भारत कूटनीति के जरिए भी पाकिस्तान को घेरने में जुट गया है, जिसके तहत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिए गए संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए 7 प्रतिनिधि मंडल बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें शामिल सांसद और ब्यूरोक्रेट्स दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखेंगे। पहले डेलीगेशन की अगुवाई बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। ये डेलीगेशन सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा करेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में 6 सांसद समेत 8 लोग शामिल हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इसका हिस्सा हैं। दूसरे प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद करेंगे। ये डेलीगेशन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क में भारत का पक्ष रखेगा। इस डेलीगेशन में 6 सांसद समेत 8 लोग शामिल हैं। तीसरे प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई JDU सांसद संजय कुमार झा करेंगे। ये डेलीगेशन इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया रिपब्लिक, जापान और सिंगापुर का दौरा करेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में 7 सांसद समेत 9 लोग शामिल हैं। चौथे प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे करेंगे। ये डेलीगेशन UAE, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन का दौरा करेगा। इस डेलीगेशन में 6 सांसद समेत 8 लोग शामिल हैं। 5वें प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कांग्रेस सांसद शशि थरूर करेंगे। ये डेलीगेशन अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करेगा। इसमें 8 सांसद समेत 9 लोग शामिल होंगे। छठे प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई DMK सांसद कनीमोझी करेंगी। ये डेलीगेशन स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस का दौरा करेगा। इसमें 6 सांसद समेत 8 लोग शामिल होंगे। 7वें प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई NCP सांसद सुप्रिया सुले करेंगी। ये डेलीगेशन मिस्र, कतर, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा। इसमें 6 सांसद समेत 9 लोग शामिल हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार दुनिया के अलग अलग देशों में 7 प्रतिनिधि मंडल भेजने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर विवाद भी अब जन्म लेता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने इसके लिए अपने 4 नेताओं की लिस्ट भेजी थी, जिसमें से सिर्फ एक आनंद शर्मा को ही जगह मिली। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में भेजने का फैसला किया है, जिसके लिए कांग्रेस ने अपने 4 नेताओं के नाम भेजे थे, जिसमें गौरव गोगोई, नासिर हुसैन, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और आनंद शर्मा का नाम शामिल था। हालांकि सरकार ने सिर्फ आनंद शर्मा को ही प्रतिनिधि मंडल में जगह दी। गौरव गोगोई, नासिर हुसैन, राजा वड़िंग को बाहर रखा गया, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस पर सवाल उठाए। इशारों में उन्होंने शशि थरूर पर भी तंज कसा। उन्होंने लिखा, कांग्रेस में होने और कांग्रेस के होने में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार की ओर से प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस से शशि थरूर, मनीष तिवारी, सांसद अमर सिंह और सलमान खुर्शीद का नाम शामिल किया गया है, जिसमें से सलमान खुर्शीद पहले ही साफ कर चुके हैं कि पार्टी की मंजूरी के बिना वो सरकार का न्योता स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं आनंद शर्मा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया, उनका नाम कांग्रेस की ओर से ही भेजा गया था। वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रहित में सरकार के फैसले का समर्थन करने की बात कही है। हालांकि लिस्ट में उन नेताओं को शामिल नहीं करने पर कांग्रेस ने नाराजगी भी जताई है, जिनके नाम पार्टी की ओर से भेजे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए बनाए गए प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई और नासिर हुसैन का नाम दिया गया था, जिस पर बीजेपी ने कई सवाल उठाए और इस पर अब सियासत भी गर्म होती दिख रही है। Idea of sending delegation is to expose Pakistan, but this MP from Assam has never criticized Pakistan during the peak of conflict also. He will only post tweets indirectly. He has never accused Pakistan directly. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का नाम सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भेजने के बाद असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बयान दिया। आरोप लगाया कि गौरव गोगोई पाकिस्तान के हिमायती हैं, पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें उस डेलीगेशन का हिस्सा बनाना गलत होगा, जिसके जरिए भारत पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खोलने जा रहा है। इसे लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि असम के जिस कांग्रेसी सांसद ने न तो कभी पाकिस्तान का विरोध किया, न ही उसके खिलाफ कुछ बोला, बल्कि जो स्वयं पाकिस्तान जाकर आए, उसी व्यक्ति को कांग्रेस ने पाकिस्तान के विरुद्ध सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में नियुक्त कर दिया। इस आरोप पर अब सियासत गर्म होती दिख रही है, जिसे कांग्रेस गुमराह करने की कोशिश बता रही है। आसाम के मुख्यमंत्री से तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपके पास इस तरीके के कोई सबूत है तो उसको गिरफ्तार कीजिए। वहीं कांग्रेस की ओर से भेजे गए सांसद नासिर हुसैन के नाम पर भी बीजेपी ने आपत्ति जताई है। आरोप है कि उनके राज्यसभा सांसद बनने के बाद उनके समर्थकों ने कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे।
तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ तो जहां सियासी विवाद जारी है, दूसरी तरफ अब विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विदेश मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान को हमने पहले ही बता दिया था कि हम उसके आतंकी ठिकानों को नहीं छोड़ेंगे, हम मिलिट्री को टारगेट नहीं करेंगे, जिसके बाद से सियासी सरगर्मियां जारी हैं। बयान को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया है, सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें कहा है कि हमारी कार्रवाई की जानकारी शुरुआत में पाकिस्तान को देना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भारत सरकार ने ऐसा किया, लिहाजा दो सवाल उठते हैं। पहला, इस बात के लिए किसने अधिकृत किया? दूसरा, इसकी वजह से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का शुरुआती चरण है। इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि ये शुरुआत से पहले की बात है। तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। गांधी कह रहे हैं वो ठीक वही लाइन है जो पाकिस्तान कहती है। इसके ऊपर पीआईबी ने ऑलरेडी फैक्ट चेक कर दिया है और ये कह दिया है कि राहुल गांधी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हमेशा राहुल गांधी के बयान को ही पाकिस्तान कोट करती। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कितनी जोरदार कार्रवाई की, ये बात अब खुद पाकिस्तान कबूल कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर करारा जवाब दिया, हमला बोला और कहा कि भारत ने बिना पाकिस्तान के आम नागरिकों को निशाना बनाए आतंकी हमलों का बदला ले लिया और पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखा दिया। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला, ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तान का गर्व बताया और कहा कि हिंद के वीर जवानों ने पहलगाम की कायराना आतंकी वारदात का बदला ले लिया है। मैं बड़े गर्व से कहने आया हूँ, पहलगाम के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। अमित शाह ने कहा कि ये भारत की शराफत ही है कि पाकिस्तान के आम नागरिकों को बिना नुकसान पहुंचाए ही पाकिस्तानी सेना को सबक सिखा दिया गया, उनके एयर बेस को ध्वस्त कर डाला गया। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी परफेक्ट बन चुकी थी कि एक भी मिसाइल्स भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बोल रहे गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सेना को सलाम किया। कहा कि जब भी दुनिया के किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की बात होगी तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर होगा। आपकी वीरता से हम सबका मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान पर निशाना साध रहे हैं, जिसके बाद अब वो पाकिस्तानी मीडिया के निशाने पर आ गए हैं। तो वहीं ओवैसी ने पाकिस्तान को फिर से आईना दिखाया और खुद को पाकिस्तान का दूल्हा भाई बता दिया। जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है। अब आप दुआ करो हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पाकिस्तान को शूल की तरह चुभ रहे हैं। हाल के कुछ दिनों में कई बार ओवैसी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा, उसे आईना दिखाया, हिंद की सेना का बखान किया और पाकिस्तान की कायराना आतंकी वारदात की जमकर आलोचना की, जिसके बाद अब असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तानी मीडिया के निशाने पर आ गए हैं। पाकिस्तान की मीडिया उन पर निशाना साध रही और इसे लेकर एक बार फिर ओवैसी ने पाकिस्तान पर तंज कसा है। मजाकिया लहजे में पाकिस्तान को ओवैसी ने जमकर धोया, कह दिया कि पाकिस्तानियों के दिमाग में भूसा भरा जो उनके ज्ञान से ही साफ होगा। पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल, हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को। ओवैसी ने इस दौरान ट्रंप के दावे पर भी सवाल उठाए और कहा कि ट्रंप बताएं कि वो कंगाली की कगार पर आ चुके पाकिस्तान से क्या व्यापार करने वाले हैं। जितने भी हमारे कंट्रीज, हमारे तो अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, ट्रेड के ताल्लुकात अच्छे हैं। हम यूके से अभी ट्रेड एग्रीमेंट करें। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जयपुर में बिना नाम लिए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा और ये कह दिया कि भारत किसी से दुश्मनी नहीं करता है, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ने की कोशिश करता है तो भारत उसका माकूल जवाब देने में पीछे नहीं हटता। भारत किसी की शत्रुता नहीं करता, लेकिन उसकी शत्रुता करने वाले अगर दुस्साहस करेंगे तो उनको पूरा सबक सिखाने की ताकत भी भारत रखेगा और रखनी चाहिए।
पाकिस्तान को यह सीधा संदेश देकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कर दिया है कि किसी भी पड़ोसी की नापाक हरकत को भारत सहन नहीं करने वाला। जयपुर में रविराम महाराज की याद में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मोहन भागवत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही उसे बड़ा संदेश दे दिया। कह दिया कि भारत मानव आधारित धर्म का पालन करता है और किसी से द्वेष नहीं रखता है। हम देश के नाते हम दुनिया के सबसे प्राचीन इसलिए बड़े भाई है, तो बड़े भाई है इसलिए रौब नहीं कसना है किसी पर। बड़े भाई है इसलिए सारे दुनिया के लोग आकर हम में से प्रत्येक का जीवन देखकर जीवन कैसे जीना ये जीवन विद्या ग्रहण करें। एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने आरोप लगाया है कि सरकार विपक्ष के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है। संजय राउत की किताब के विमोचन के दौरान मुंबई में उन्होंने ये आरोप लगाए। मौका था शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की किताब के विमोचन का। इस मराठी किताब को संजय राउत ने तब लिखा था जब वो जेल में बंद थे। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। इस कार्यक्रम में एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार भी मौजूद थे, जिन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया और आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ कर रही है, मतलब इसका दुरुपयोग कर रही है। तो ये अंतिम काही सांगितलं, अनेक नुसतं त्या ठिकाणी लिहिलेली आहे। मी हे जे पुस्तक लिहिलं आहे त्याच्यातून जी माहिती येते ती बघितल्याच्यानंतर कार्यक्रम में गीतकार जावेद अख्तर भी मौजूद थे, जिन्होंने इस दौरान संजय राउत को T20 प्लेयर बताया। कहा कि संजय राउत चौके छक्के मारते हैं और फिक्र नहीं करते कि वो आउट भी हो सकते हैं। दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुकी आम आदमी पार्टी को एमसीडी में बड़ा झटका लगा है। 15 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सभी पार्षदों ने नई पार्टी का गठन किया है, जिसे इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का नाम दिया गया। पार्टी छोड़ने वाले पार्षदों की दलील है कि एमसीडी की सत्ता में होने के बाद भी वो विकास के काम नहीं करा पा रहे थे। नगर निगम का अर्थ है सत्ता का विकेंद्रीकरण, पर उन्होंने सत्ता का केंद्रीयकरण किया, एक व्यक्ति को सत्ता सौंप के रखी जिससे कोई काम नहीं हुए। वहीं टूट के लिए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। मेयर चुनाव के टाइम भी बताया था कि कैसे भाजपा खरीद फरोख्त का प्रयास कर रही है, कैसे 5-5 करोड़ रुपए उन्होंने ऑफर किए थे हमारे पार्षदों को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, और ये भी खरीद फरोख्त का एक फॉर्म ही है। जबकि बीजेपी की दलील है कि आम आदमी पार्टी की नीतियों से परेशान होकर उनके पार्षद नई राह चुनने को मजबूर हुए। उनके पार्षद तंग हैं, ये दिख रहा है। उनके पार्षद को दिशा नहीं मिल रही, इसलिए वो पार्टी छोड़कर अपनी अलग से पार्टी बना रहे हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी में टूट को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अंदाज देखने को मिला, जहां पर उन्होंने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला और बैडमिंटन कोर्ट में भी हाथ आजमाए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वैसे तो शिवपुरी के माधवराव सिंधिया स्टेडियम का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन यहां पर वो भी बच्चों के साथ बच्चे बने नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचे तो बैटिंग करनी शुरू की। कई गेंदों पर उन्होंने अच्छे शॉट्स लगाए, अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स स्टेडियम में मौजूद बच्चों को दिखाए। हालांकि एक बच्चे की सधी हुई गेंदबाजी का सामना करते हुए वो क्लीन बोल्ड हो गए। एक बार फिर देखिए कि कैसे इस बच्चे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बैडमिंटन कोर्ट का रुख किया। यहाँ पर भी उन्होंने जमकर हाथ आजमाए, एक बच्ची के साथ बैडमिंटन खेला, अपनी बैडमिंटन स्किल्स भी लोगों को दिखाई। हालांकि यहाँ भी वो बच्ची से मैच हार गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह अंदाज स्टेडियम में मौजूद बच्चों के दिल को छू गया, जो उन्हें बीच पाकर बेहद खुश दिखाई दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेल के प्रति गहरा लगाव है, ऐसे में उन्होंने मौजूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि छोटे शहरों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अगर इन खिलाड़ियों को सही मौका मिले तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अकोला से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। बियर ले जा रही एक पिकअप वैन सड़क हादसे का शिकार हो गई। हैरानी की बात यह रही कि लोगों ने राहत और बचाव की जगह बियर चुराने में ही भलाई समझी।
कोई दाएं भाग रहा है तो कोई बाएं भाग रहा है, कोई सामने से दौड़ा चला आ रहा है। किसी से तो इंतजार ही नहीं हुआ और वो वहीं शुरू हो गया। बात आखिर नशे की है, बात फ्री बियर की भी है। तो जिसको जैसे मिला उसने वैसे बियर झटक ली या फिर गटक ली। असल में अकोला में बियर ले जा रही पिकअप वैन पलट गई थी। इस हादसे में ड्राइवर और असिस्टेंट को चोट लगी, लेकिन लोगों ने मदद के हाथ की जगह हाथ में बियर पकड़ना ज्यादा बेहतर समझा। हालात ऐसे हो गए कि सड़क पर बियर लूटने वालों ने जाम लगा दिया। हर कोई बस किसी तरह ज्यादा से ज्यादा बोतलें और कैन उठाने में जुटा था। जो आगे है वो पीछे जाने को तैयार नहीं और जो पीछे खड़े हैं वो अंदर आने को बेताब है। कुछ तो गिरी हुई पिकअप वैन पर ही चढ़ गए। पुलिस को सूचना मिली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बियर की सभी पेटियां उठ चुकी थी और वहां पड़ी थी तो सिर्फ पिकअप वैन और बियर की खाली और टूटी फूटी बोतलें। सोचिए, जिस जगह लोगों को एक्सीडेंट के बाद मदद के लिए आगे आना चाहिए था, बियर की लालच में लोग मानवता भी शायद घोल कर पी गए। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में नदी के किनारे सरकारी जमीन पर बने अवैध बंगलों पर प्रशासन के बुलडोजर ने जमकर यहां पर तबाही मचाई है, क्योंकि अवैध निर्माण कार्य यहां पर किया गया था और अवैध रूप से बनाए गए 36 आलीशान बंगलों को जमींदोज कर दिया गया। ये उन्हीं 36 आलीशान बंगलों की बिगड़ चुकी तस्वीर है। तस्वीरों में सिर्फ बर्बाद हो चुकी बड़ी बड़ी कोठियां दिख रही हैं। दर्जनों बुलडोजर काम पर जुटे हैं। बड़ी बड़ी कोठियों को जमींदोज किया जा रहा है। हर घर के बाहर बुलडोजर दिखाई दे रहा है। दरअसल नगर निगम का यह एक्शन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। जिन बंगलों को तोड़ा जा रहा है वो इंद्रायणी नदी के किनारे बने हैं, जो कि बाढ़ डूब प्रभावित क्षेत्र में आता है। एनजीटी के फैसले पर सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक पुरानी स्थिति बहाल करने का आदेश दिया था। इसके बाद से ही बुलडोजर एक्शन दिखाई देने लगा और बड़ी बड़ी करोड़ों की कोठियां टूटती दिखाई दी। ये तस्वीरें अवैध निर्माण करने वालों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी भी है और संदेश भी है। यूपी के श्रावस्ती में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एक घर में लगी आग देखते ही देखते कई घरों तक फैल गई। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने तक कई घर जलकर राख हो गए। जिस वक्त आग लगी उस समय गर्म हवाएं काफी तेज चल रही थी। आग की ऊंची ऊंची लपटें एक घर से दूसरे घर को अपनी जद में लेती जा रही थी। अब बचा कुछ होना ही है, बताओ। आग साहब पहुंचे रहन यही थे, साहब पीछे से तीन आग लगी है। श्रावस्ती के कोना के इमलिया गांव में घास फूस के घर के साथ पक्के मकान भी हैं। आग पहले घास फूस के घर में लगी और फिर पक्के मकान के अंदर भी मौजूद सामान को जलाकर राख कर दिया। सब जगह कपड़ा लगता, बच्चन के सीधा पानी, गला पास सब कुछ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू किया, लेकिन तब तक 19 से ज्यादा घर जल चुके थे। बिछावन, कपड़े, बर्तन सारा जल गया। एक कपड़िया भी। 48 घंटे में जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा इनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया है और पास के ही स्कूल में ठहरने की व्यवस्था की गई है। कल दोपहर में करीब 3 बजे दिल्ली एनसीआर में चली आंधी तूफान ने मेरठ दिल्ली रैपिड रेल लाइन पर मौजूद अशोक नगर स्टेशन के टेन शेड को ध्वस्त कर दिया। आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि रैपिड रेल स्टेशन की छत ताश के पत्तों की तरह उड़कर दूर जा गिरी। बिजली के खंभे टूट गए। टीन शेड के कई टुकड़े पास में मौजूद गाड़ियों पर गिरे तो कई हिस्से नीचे की ओर लटके दिखे, जिन्हें आंधी गुजरने के बाद काट कर हटा दिया गया। पूरा का पूरा जो टीन शेड है वो उखड़ चुका है तेज हवाओं की वजह से, और वो जो है या कुछ टीन शेड जो है वो अभी भी हवा में लटक रहे हैं। दोपहर के वक्त आई आंधी से दिल्ली के कई हिस्सों में बिजली के पोल और पेड़ धराशायी हो गए। लाल किले के सामने नेताजी सुभाष मार्ग पर एक नीम का पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया, जिसके नीचे एक ई रिक्शा दब गया। वहीं कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। और आज अचानक से नोएडा एनसीआर का मौसम बदल गया। लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन तेज आंधी और तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि शहर की रफ्तार थाम दी। तेज हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि नोएडा के डीएम चौक पर रेड लाइट का खंभा टूटकर गिर गया, जिसके नीचे कार दब गई। हालांकि ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार की हालत बिगड़ गई।
वहीं नोएडा के सेक्टर 20 में बिजली का खंभा गिरने से बत्ती गुल हो गई। सेक्टर 18 में कई जगह बड़े बड़े पेड़ और होर्डिंग गिर गए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अजनारा होम सोसाइटी में बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल से प्लास्टर टूटकर नीचे खड़ी एक कार पर गिर गया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो गई। इससे पहले ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 151 में बनी जेपी अमन सोसाइटी की एक तस्वीर आई है, जहां बीती रात आई आंधी से ऊपरी मंजिल के कई फ्लैटों की दीवार और बालकनी की खिड़कियां टूट गईं। लोगों ने बताया कि आंधी के वक्त फ्लैट बुरी तरह हिल रहे थे। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक आंधी तूफान देखने को मिलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।